एवरीवन, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। 17वीं बीपीएससी जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाली है, इस एग्जाम में वैसे एस्पिरेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, यानी जो 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका फर्स्ट प्रयास होगा, ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेडली डिजाइन की गई है। बाकी जो अदर जो एस्पिरेंट्स है, सपोज जो कि 69th और या फिर और उनके पास एक बिफोर हैंड एक्सपीरियंस है और उन दे नो एटलीस्ट समथिंग अबाउट द एग्जाम, हाउ एग्जाम इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, किस तरह से एग्जाम का में चेंज आया है। और ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी हैज बिकन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि स्टेट पीसीएस, वन ऑफ द टफेस्ट स्टेट पीसीएस इन द कंट्री। सो इन दिस लाइट हम डिस्कशन लेंगे। मोड जो होगा डिस्कशन का वो बाइलिंगुअल रखेंगे, कीवर्ड्स इंग्लिश में होंगे, कनेक्टिंग वर्ड हिंदी में होंगी। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि कीवर्ड्स को हिंदी में रखूं, फंबल हो जाती हूँ, सो आई ट्राई टू स्टिक विद दैट ओनली। विद द टाइम I'll improve on Hindi also. Okay, so with this tone, let's have some built up. थोड़ा सा जो भी हम अभी 70th बीपीएससी की प्रिपेयर करने वाले, आप ध्यान में रखेंगे कि आपकी जो तैयारी होगी वो 69th के पेपर के बेसिस पे होगी। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा 67th के पेपर तक जाएंगे। ठीक है, इससे पीछे जो था वो पैटर्न वाज इंटायरली डिफरेंट। 67 से चेंज स्टार्ट हुआ, 67, 67 री, 68, 69 इज द लेजेंडरी। सो ये आपका फर्स्ट, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्टर्स, योर जो आपका मिरर होगा, जो आपका आईना होगा 69th बीपीएससी का होगा। बताऊंगी आगे आपको क्या करना है, बट योर बेसिस ऑफ प्रिपरेशन शुड बी 69th बीपीएससी। सो बिना 69वीं बीपीएससी की बात किए हुए हम 17वीं पे चले जाएं तो ये जस्टिस नहीं होगा। सो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। कहा जा रहा है कि जो 69th बीपीएससी हुआ है, ये टफेस्ट एग्जाम हुआ है, नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ बीपीएससी, सिर्फ बीपीएससी के इतिहास में नहीं, बल्कि जो बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं इन द कंट्री, देश में, उन सब में जो 69th बीपीएससी है वो टफेस्ट एग्जाम बन चुका है। और इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड है, जब आप देखेंगे फिर समझ में आएगा कि ना ही बीपीएससी ने 180 डिग्री शिफ्ट किया है अपने अप्रोच में। सिलेबस मतलब जो पेपर्स पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा इन द वाइल्डेस्ट ऑफ देयर ड्रीम्स कि इस तरह से पूछे जाएंगे। सो यस, आई एग्री कि on the basis of 69th paper, BPSC has begun one of the toughest examination, state PCS examination. लेकिन ये डिफिकल्टी किसके लिए है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 ला रहे हैं। ठीक है, आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स who are standing in 95, 98 and for this year, इस साल के लिए बहुत अच्छा स्कोर है ये। क्यों मैं बोल रही हूँ, विल कम एट दिस, लेकिन ये मैं सवाल कि ये डिफिकल्टी किसके लिए है, ये इसलिए है, ये डिफिकल्ट उनके लिए है। क्या ये डिफिकल्टी सबके लिए था? फॉर ऑल? नो, नॉट फॉर ऑल। देन फॉर होम? ये उनके लिए डिफिकल्ट था जो सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो सिर्फ बीपीएससी के लिए तैयारी करते थे, उनके लिए ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था। या फिर जो सुपरफिशियली पढ़ते थे, उन्हें, ठीक है, उन्होंने कभी यूपीएससी के नाम पे थोड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, सुपरफिशियली पढ़ते थे, जो बीपीएससी का 2-3 साल पहले पैटर्न था उस हिसाब से पढ़ के रट के चले गए और हो भी गया।
तो इन लोगों के लिए जो ऐसे कैंडिडेट्स जो सिर्फ स्टेट पीसीएस सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते थे, उनके लिए दिस पेपर वाज डिफिकल्ट, नॉट फॉर दोज कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जो सिंसियरली यूपीएससी की तैयारी किए हों या कर रहे हो, उनके लिए दिस पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट, बल्कि उनके लिए दिस पेपर वाज अ ब्लेसिंग, क्योंकि ऐसे लोग जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो इस बार पीटी क्वालिफाई इजीली करके जा रहे हैं और मेंस लिख रहे हैं। आई नो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक दिस। ठीक है, सो दो चीजें, यस बीपीएससी हैज बिकम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन बट नॉट फॉर ऑल दोज हु आर लैकिंग, दोज जिनके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, दे आर डूइंग गुड। सो यहां से हमने कुछ टेक अवे लिया कि we need to build conceptual clarity. First takeaway, please note down that we need to build conceptual clarity. So in this light, the second question, छोटा सा एक क्वेश्चन लेंगे कि क्या सिर्फ ये चेंज ऑफ पैटर्न है या इट्स चेंज इन सिलेबस एज वेल। देखिए, पैटर्न और सिलेबस कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। ये जो पैटर्न बदला है वो गिवन सिलेबस के अंदर ही है कि यस यू हैव टू रीड पॉलिटी, यस यू हैव टू रीड हिस्ट्री, यस यू हैव टू रीड जियोग्राफी। बट जब बीपीएससी ने अपने क्वेश्चंस और ये जो कवरेज है ना उसको इतना इनलार्ज कर दिया और स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है कि इन अपकमिंग टाइम जिस तरह से बीपीएससी अपने आप को रेशनलाइज कर रही है, यकीन मानिए दिस इज एन इंडिकेशन, this is an indication that yes, there will be a formal change in the coming time। किसमें? सिलेबस में, कि सिलेबस में भी बदलाव होगा। अभी जैसे बीपीएससी ने अपने आप को 3-4 की सब्जेक्ट्स के अराउंड लिमिट करके रखा है, दे विल इंक्लूड मोर सब्जेक्ट्स सच एज इन्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। आप बात को समझ रहे हैं? एंड इन फ्यूचर द पेपर मेंस पैटर्न ऑफ बीपीएससी विल बी एज सेम एज यूपीएससी। 4 जीएस एथिक, 4 जीएस ऐसे तो आ ही गया है ना, इससे तो है ही। ऑप्शनल इन्होंने मैंडेटरी नहीं रखा है, बट इन फ्यूचर द सिलेबस विल बी कंप्लीटली, फ्यूचर में आज आप ये माइंड कर लीजिए, इन फ्यूचर दिस सिलेबस, जस्ट गिव मी जस्ट अ मिनट, इन फ्यूचर दिस सिलेबस विल बी completely aligned with यूपीएससी। सो ये तो बातें मुझे बतानी थी, आपको डरना नहीं है, बट यू शुड नो द रियलिटी। आपको बाबू सुना करके, आपको हो जाएगा कह के, आपको ऊपर ऊपर की बातें बता के आपके 2 अटेम्प्ट्स और खराब करूं, उससे अच्छा है कि थोड़ी सी हार्श रियलिटी दिखाऊं। यू शुड नॉट, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। सो ये 2 बातें थी। चलिए, अब ये थोड़ी सी बातें डिफिकल्ट तो हो गई, अब करना क्या चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, करना क्या है। सो ऑफ कोर्स इन द गिवन लाइट देयर इज अ डिमांड कि बीपीएससी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना होगा। अदरवाइज बीपीएससी चेंज हो रही है, हम जैसे के वैसे रहेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चेंज करना है, तो चेंज करना है, किसको चेंज करना है? खुद को तो बदलना ही है। खुद को कैसे बदलेंगे भाई? जो सोर्सेस पढ़ रहे थे उसको बदलेंगे, और जिस तरह से इन सोर्सेस को पढ़ रहे थे उनको बदलेंगे, और थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में भी चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे बदलाव लाना होगा खुद में? जो अब तक पढ़ रहे थे उनको बदलेंगे, इनको जिस तरह से पहले पढ़ रहे थे उसको भी बदलेंगे, और साथ में थोड़ा सा एटीट्यूड में बदलाव लाएंगे। इन 3 बदलाव की आवश्यकता है, तभी जाके आप बीपीएससी के साथ अलाइन हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सोर्सेस की बात करें तो 2 पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक मतलब
जो स्टैटिक जो कि पोर्शंस कंसेप्ट वाले पोर्शंस है जो बदलते नहीं है। डायनामिक मतलब जो करंट अफेयर्स है, हर महीने, हर दिन, हर दूसरे सेकंड बदलते हैं। एंड इनको पढ़ने का अप्रोच, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि बीपीएससी कहाँ पे डिफिकल्ट हो रही है, कहाँ पे फोकस कर रही है, कंसेप्ट्स पे फोकस कर रही है। सो यस, हम यहाँ पे यही देखेंगे। देखिए कि अप्रोच में ये तो देखेंगे हाउ टू रीड एंड वेयर बीपीएससी इज फोकसिंग ऑन योर कंसेप्ट्स। सो चलिए हम अब बात करते हैं सोर्सेस की। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक आपने बीपीएससी के लिए मेनली, प्लीज इसको ऑफेंड मत होइएगा, बट अगर आप हो भी गए देन आई माई ड्यूटी इज टू टू शो योर मिरर। अब तक मेजरली जो कैंडिडेट्स हैं वो लूसेंट को वर्ड टू वर्ड पढ़ के एग्जाम देते थे और उनका होता भी था। एंड यू नो दिस वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बट यू नो द बीपीएससी कहीं से कोई ऐसा कंसेप्ट ला दे रही है समवेयर, कहीं पता नहीं। आप एसडीएम के लिए एग्जाम लेते हैं एंड इस तरह के सवाल आते थे, तो जो वैसे कैंडिडेट्स जिनके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो पीछे रह जाते थे, क्योंकि आप वही करंट अफेयर्स की एक मैगजीन ले लिया और रट लिया और जाके बैठ गए, यू नो। तो अब आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, आपको अब रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पहले कौन सा पढ़े? एनसीईआरटी पहले पढ़िए, बेस बनेगा, घर का नींव बनेगा। उसके बाद हम जाएंगे रेफरेंस बुक पे, और कैसे किनको पढ़ना है ये सब इस पीएससी नर्स पे डिस्कस होगा। पहले बस आज की बातें करते हैं। तो देखिए, जैसे कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस को अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है कि ओके वील आस्क ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स, इससे ज्यादा वो पूछते नहीं है। सो इन जियोग्राफी यू स्टार्ट, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सब ग्रेजुएट हैं, राइट? इफ यू ऑल आर ग्रेजुएट, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप्ड है, राइट? तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। सो ऑन बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन आप जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। और अगर 11th क्लास की ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, देन यू गो बैकवर्ड्स। 11th से स्टार्ट कीजिए, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, नहीं होता 10th पे जाइए, 10th भी नहीं समझ में आता है 9th पे जाइए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या होता है कि बातें वही हैं, बस थोड़ी सी बढ़ गई हैं। 6th क्लास में 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पे भी बीपीएससी ने ट्रेड विंड्स का जो एनसीईआरटी ने ट्रेड विंड्स के वो पैटर्न दिए हुए, राइट? और वही ट्रेड विंड्स आपके 11th क्लास में भी डिस्कस किए गए हैं। जो वाटर सोर्सेस हैं उनके परसेंटेज 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, वही टेबल आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी में है। तो आप थोड़ा सा डरिए नहीं, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। 2 एनसीईआरटीज हैं, उन पे फोकस कीजिए, और जैसे अगर नहीं समझ में आता देन यू गो बैकवर्ड्स, इट इज नॉन नेगोशिएबल, पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। 11th क्लास की एनसीईआरटी, एक 12th क्लास की एनसीईआरटी भी होती है, पॉलिटिकल थ्योरी, वो भी आपको पढ़ना होगा। बहुत अच्छी किताब है, पतली सी किताब है। वाई आई एम टेलिंग दिस कि लास्ट ईयर जो इन्होंने पेपर में बदला था, हम ना बीपीएससी बहुत इंडिकेशंस देती है, हम समझते नहीं है। जब क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस थे 3 घंटे में, उससे शिफ्ट होकर के 20 मैंडेटरी क्वेश्चंस हो गए इन 3 आवर्स, तभी हमें समझना चाहिए था कि भाई अब मसला वो नहीं रहा, पुराना जमाना नहीं रहा। बट किसी ने वहां से इनपुट्स नहीं, कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता था। बट यस, चेंज इज हियर। आपको वो पॉलिटिकल थ्योरी की किताब पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें, आप 11th और 12th की जो मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी है उसको खरीदेंगे, ठीक है? मॉडर्न इंडिया की उसको पढ़ेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ेंगे आप,
एनसीईआरटी की। इसमें आपको 47 अनवार जो कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन उसकी पिक्चर समझ में आ जाएगी, ये आपको पढ़ना है। एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए मैं कभी आपको जो रेगुलर एनसीईआरटी है वो सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत वॉल्यूमिनस और टेक्निकल बुक है, समझने में ही सालों लग जाते हैं। आप तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़िए, तमिलनाडु की एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, मुश्किल से 40-50 पन्ने हैं, और जो रिक्वायर्ड है एटलीस्ट आप जहाँ मतलब बेयर मिनिमम से काफी ज्यादा है यहाँ पे, और कंडेंस्ड बुक है। जो क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं यहाँ से बन जाते हैं, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में, अदरवाइज जो नहीं बनने वाले होते वो नहीं बनते हैं। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा साइंस पे आप फंडामेंटल्स पे काम कीजिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो 9th और 10th की एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए। एटलीस्ट यू शुड बी कंसेप्चुअली साउंड, की रिफ्रैक्शन होगा तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, रिफ्लेक्शन के क्या होंगे, समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें यू शुड बी क्लियर, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये स्टैटिक पार्ट होगा, ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बगैर अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो 2 साल तो ऐसे ही जाएंगे आपके, ठीक है? अब जब आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 2-3 रीडिंग कर ली, देन यू विल शिफ्ट हियर जीसी लियोंग, और यहाँ पे आप करेंगे सिलेक्टिव रीडिंग, जो कि मैं बताऊंगी आपको इन डिटेल नहीं पढ़ना, बट कुछ पोर्शन जैसे क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, ओशिनोग्राफी वाला पोर्शन हो गया, ये आपको पढ़ना है, ओके? इसके अलावा लक्ष्मीकांत, देखिए ये किताब बहुत जरूरी है, ये सिर्फ आपको प्री में ही नहीं मेंस में भी हेल्प करेगी। और जिस तरह के इस बार क्वेश्चंस पूछी थी बीपीएस में, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस थे, अगर आप इस बुक को पढ़े होते तो आप आसानी से उन किताबों को कर पाते। मॉडर्न इंडिया आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी होगी, कोई गुंजाइश नहीं है। आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं पता होने चाहिए, फैक्ट्स के पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए, पूरी एक जो डॉट्स कनेक्टेड डॉट्स होते हैं, डॉट्स आपके कनेक्टेड होने चाहिए। सो यू शुड बी रीडिंग राजीव अहिर, इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इस किताब को। जैसा यहाँ पे मैंने बताया, एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप। और इकोनॉमी की जहां तक बात करें, आप इकोनॉमी की एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमी की एनसीईआरटी में ऐसी कोई बात नहीं है। 2 चीजें कर सकते हैं आप, इधर यू कैन यूट्यूब पे अगर आपको कोई ऐसे कोर्स मिल जाए इकोनॉमी की, जहाँ पे आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए कि ओके जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सारी चीजें ना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें अगर क्लियर हो जाए तो आप वो एक जगह से एक सोर्स फॉलो कीजिए, एक जगह से अगर ये मिल जाए तो कर लीजिए। अदरवाइज आप श्रीराम आईएएस के क्लासरूम नोट्स ले लेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे आप। श्रीराम आईएएस के क्लासरूम नोट्स, एक तो उनकी बुक आती है वो नहीं, ये इसमें से आप छोटे छोटे कंसेप्ट्स के अपने आप को नोट्स बनाने होंगे। इसके अलावा संजीव कुमार की एक पतली सी बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको रमेश सिंह बिल्कुल नहीं करूंगी, वो एक एकेडमिक बुक है, उसका वॉल्यूम और कंटेंट बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 400 पन्ने की एक बुक बता दूं, एक 400 पन्ने की बुक बता दो कि भाई इसको बैठ के पढ़ो। रमेश सिंह आपको नहीं पढ़नी, श्रीराम आईएएस या फिर संजीव कुमार, इस तरह की कोई और बुक मुझे मिलती है तो देन आई टेल यू, बट या दिस इज, ये इतना आपको करना ही करना है। कहीं से भी पढ़िए, एक सोर्स से पढ़िए, 10 लोगों को मत सुनिए, दो समझदार लोगों को पकड़िए और उनको सुनिए, और उनसे भी पहले अपने एग्जाम को सुनिए। एग्जाम को सुनने का तरीका क्या है? सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए एंड फिर पढ़िए, ठीक है? सोर्सेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, बिहार स्पेशल में भी आप देखिए, इस बार जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी बहुत थोड़े क्वेश्चंस आए थे, बट क्योंकि ये बिहार का क्वेश्चंस रहेंगे, आपको यहाँ पे भी बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए अब जो एग्जाम है ना, 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ कोई भी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? अब 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है और एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो माशाल्लाह है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी
प्लस फैक्चुअल एक्यूरेसी, ये दो चीजों पे आपको काम करना होगा। ठीक है, आपको फैक्चुअली एक्यूरेट रहना है, एग्जाम हॉल में माइंड कंफ्यूज ना हो, बट साथ में आपको कंसेप्चुअली क्लियर भी रहना है। सो एक कोई अच्छी सी बुक ले, बिहार समग्र ले लीजिए, और ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इंड टू इंड पढ़िए, नो, अगेन 67 से लेकर के 69 तक के जो पेपर्स हुए वो आपके मिरर हैं, उनका प्रिंट आउट लीजिए आप और देखिए कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है और उन चीजों पे इम्फोसाइज कीजिए। जो स्टैटिक पोर्शन तो हो गए, डायनामिक माने क्या, करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स में अब वन लाइनर पढ़ने से काम चलेगा? आप बताइए, इस बार जिस तरह से बीपीएससी ने आपसे पूछा है कि, तो इस सब ने पूरी किताबें रट के गई थी। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने एक कोई पार्टिकुलर कोई भी जो स्टैंडर्ड मैगजीन चलती है वो रट के गए थे, वहां से एक सवाल नहीं आया। तो वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्या करना होगा आपको? देखिए, सब्जेक्टिव रीडिंग, डिटेल्ड एनालिसिस, एनालिसिस पे आपको फोकस करना होगा। जब तक एनालिसिस करना किसी भी इवेंट का नहीं जानेंगे, नहीं काम चलेगा। सब्जेक्टिव रीडिंग तो खैर मैं काफी पहले से बोल रही हूँ, बट आपको करनी ही पड़ेगी। सो यू नीड टू चेंज फ्रॉम वन लाइनर। तो विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है, वहां पे आपको स्विच करना होगा। मंथली मैगजीन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, और वो सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो एनालिसिस स्टैटिक प्लस करंट के अमलगमेशन होते हैं। मतलब अगर पहले जो सिर्फ प्रेसिडेंट से पूछ दिया जाता था कि प्रेसिडेंट जो है पपेट है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अब पूछेंगे तो प्रेसिडेंट का कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये न्यूज में क्यों रहा है उससे रिलेट करके पूछेंगे। सो यू नीड टू हैव एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। विजन आईएएस का मंथली उठाइए, हर महीने का, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन प्रिविलेज्ड है। हिंदी एंड इंग्लिश उनकी दो मैगजीन होती है और ये फ्री होती है। ठीक है, आप अगर गांव में भी बैठे हैं देन स्टिल इट इज फ्री। मैं ही आपको पीएससी नट्स के टेलीग्राम चैनल पे हर महीने जब ये आएगा आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, आपको प्रिंट आउट लेना है और हर महीने का पढ़ना है ये। ठीक है, आपको अगर इंडिया यूएस रिलेशंस है, आपको एक महीना में, किसी महीने में वो कवर करेंगे, वो इतना डिटेल्ड कवर कर देते हैं, बैकग्राउंड क्या रहा है, कौन कौन से एरिया में हम कन्वर्ज कर रहे हैं, कहाँ पे डाइवर्ज कर रहे हैं, और करंट में क्या है, कि वो एक आपका नोट्स बन गया। अब मान लीजिए 5 महीने बाद कुछ और हुआ तो आप पूरा थोड़े पढ़ेंगे, जो अपडेट है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो आपको वन लाइनर डायनामिक के लिए वन लाइनर से चेंज करके कहाँ आना है, डिस्क्रिप्टिव पे आना है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो मार्केट है उसमें विजन आईएएस का मंथली मैगजीन से मुझे कोई बेहतर सोर्स नहीं लगता है। डेली करें, डेली ये सब तो बस कि डेली करंट अफेयर्स करा लिया, वीकली करा लिया, सब तो बस टाइम पास है। बट विजन इज द बेस्ट, इसमें और इसमें कोई डाउट नहीं है कहने की। आप ये हर महीने पढ़ेंगे और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो इनका समरी आता है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पीटी 365 करके समरी आता है, उसको आप एक बार देख लेंगे क्योंकि आपने जो यहाँ पढ़ लिया है वो यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है तो ये आपके लिए बिल्कुल भारी पड़ जाएगा और प्री के बाद मेंस में सब कुछ आपके लिए नया हो जाएगा। सो प्लीज रीड मंथली मैगजीन, और ये चीजें हम यहाँ पे भी कराएंगे। तो इस ये करंट अफेयर्स तो हो गया। अब ये जो अप्रोच चेंज की बात हो रही है, तो सिर्फ आपको पीटी के लिए चेंजेस नहीं लाने हैं, आपको मेंस के लिए भी चेंज लाने हैं। ऐसा नहीं कि हम साल भर बैठ के क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू। मैंने बहुत कैंडिडेट्स को देखा जो कोई एक एमसीक्यू की किताब आ जाती है उसको रटते हैं, और आयरनी ये है कि वहां से क्वेश्चंस लड़ भी जाते थे। अब जो क्वेश्चंस है, बीपीएससी ने अपने आप को इतना स्टैंडर्डाइज्ड कर लिया कि एटलीस्ट उस तरह के इवेंट्स नहीं होंगे। तो आपको मेंस पे फोकस करना है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं,
आप बिल्कुल जो 69th की अभी जो मेंस हो रही है, कोशिश कीजिए कंसेप्ट बिल्डिंग पे एटलीस्ट जानिए कि पेपर 1 में क्या है, आपके मेंस में पेपर 2 में क्या है, कितने पेपर्स हैं आपके, एसए में कैसा पूछा जाता है, ऑप्शनल में क्या है, यू नो। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए, इस साल देखिए क्या पूछ रहे हैं, और कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए और आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। एक दिन में नहीं होता है ये आंसर राइटिंग। मैं बिल्कुल डेली आंसर राइटिंग के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है, ये सब अफवाह है। बट ये आंसर राइटिंग जो ये पहले आपके पास लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, कंटेंट, और उसके बाद फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करते हैं एक अच्छे तरह से पैकेज में, तो फिर वो आपका एक अच्छा आंसर बनता है। तो पहले आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, मेंस पे, और उसके बाद वीकली आप कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपने कभी प्रेसिडेंट रूल पढ़ा सपोज पॉलिटी में, और देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ, तो जितना भी आपने याद है वो आप एक बार देखिए लिख करके। आज ही आपको टेस्ट सीरीज लगाने की आवश्यकता नहीं है, मेंस का सिलेबस को जानिए। देखिए आपको एसए का भी तैयारी करना है, तो इसका एक अलग क्राफ्टिंग होती है इसकी। यू शुड नो एसए कैसे लिखना है, बट आपको जब पता ही नहीं होगा, आप साल भर एमसीक्यू रटेंगे और सडनली ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स यू रियलाइज कि अरे ये तो पूछा नहीं गया है, और मेंस का प्री और मेंस के बीच में आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा देन यू विल पैनिक कि अब एसए का क्या करें, आंसर राइटिंग का क्या करें। तो ऐसे काम नहीं चलता, यू शुड बी सिस्टमेटिक। तो जो भी 70th बीपीएससी वाले हैं वो बिल्कुल अभी मेंस में ही लगे, कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप मेंस के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप प्री के लिए भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर रहे हो, मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो प्री के लिए भी पढ़ रहे हो, बट सिर्फ आप फैक्ट्स मगअप कर रहे हो तो आप कहीं के नहीं हो, आप समझ रहे हो बात को। ऐसे पे कभी कभी देखिए कि ऐसे पे क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। 15 दिन में 2 पेज लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। इस तरह से करेंगे आप, तो फेब्रुवरी तक, जब तक ये 69th बीपीएससी का मेंस खत्म होगा, आप एटलीस्ट आप थोड़ा बेसिक, थोड़ा फर्वर आ जाएगा आपको आंसर राइटिंग का, और मतलब मेंस का। और जब आप नेक्स्ट प्री देंगे, आपका नेक्स्ट प्री से 70th का प्री देंगे, उस समय आप बिल्कुल नएव नहीं रहेंगे, ठीक है। कुछ आइडिया आपके पास होगा और उस पे आप बिल्ड करेंगे मेंस के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरह से आप बिल्कुल अलाइन करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को, और बिल्कुल एग्जाम साइकिल के हिसाब से चलिए। जब लोग मेंस की तैयारी कर, जब मेंस है तब मेंस पढ़िए, जब इंटरव्यू है तो बोलने की कोई प्रैक्टिस करिए, उस समय थोड़ा सा फैक्ट्स पढ़िए, और जब प्री है तो प्री के लिए पढ़िए। जब आप अपने साइकिल को एग्जाम साइकिल में अलाइन कर देंगे तो थिंग्स जो है वो स्ट्रेटेजाइज हो जाती हैं। तो एक ब्रोडर ये बातें करनी थी। यस, वेन टू फोकस ऑन पीटी, आप बोलेंगे कि पीटी पे कब फोकस करें। देखिए 3-4 महीने पहले अभी बताया, आप जब मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं, बट आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी आप जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल मेंस और प्री दोनों का होगा। 3-4 महीने यानी 120 डेज बिफोर एग्जाम, तब तक तो नोटिफिकेशन आ जाती है, अभी एग्जाम का कैलेंडर क्लियर नहीं है। 120 डेज बिफोर एग्जाम धीरे धीरे विल शिफ्ट टुवर्ड्स प्री ओरिएंटेड, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 8 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम 6:2 कर देंगे, देन हम 5:3 कर देंगे, 4:4 कर देंगे, एंड फाइनली 8 आवर्स की स्टडी हमारी पूरी एक टाइम पे प्री ओरिएंटेड हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू। और आप बिल्कुल जो लास्ट ईयर पिछले 3-4 सालों के मेंस के पेपर ले लीजिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मेंस था, बट स्टिल आप 3-4 साल ले लीजिए, और इस बार जो मेंस का एग्जाम होगा उसका पेपर, 2 मेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 67th ऑनवर्ड्स आप प्री का भी पेपर ले लीजिए, दोनों को जीरोक्स करा लीजिए, और बिल्कुल डेली उठ के इनको ही देखना है, डेली उठ के देखना है। 10-15 दिन देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना, 10 दिन में आपको थोड़ा सा सेंस बनने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू, एंड धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।